अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मूंग की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां और बुवाई तकनीक, कैसे करें टेरेस गार्डन में सब्जियों और फलों की खेती। अपने राज्य के बहुत से किसान भाई अच्छे बाजार भाव के चलते जायद के मौसम में मूंग की खेती करने लगे हैं और अभी इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। तो जो किसान मूंग की खेती करना चाहते हैं वो इस समय इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्म का चयन करें तथा इसकी बुवाई किस तरह से करें जिससे कि उन्हें भरपूर उपज मिल सके। आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के विषय विशेषज्ञ पंकज कुमार से। प्रदेश का एक बड़ा भूभाग है जिसपे कि हम गेहूं या मक्के की कटाई करते हैं, उसके बाद धान लगाते हैं। इस बीच का जो समय होता है किसान बंधु, उसको आप दलहनी फसल के रूप में मूंग को लगाने में अगर आप अपनी खेती मूंग को लेकर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मृदा है उसकी दशा सुधरेगी, साथ ही साथ आपको एक प्रोटीन युक्त आहार मिलेगा। भूमि का चयन एवं तैयारी। मूंग एवं उर्द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उर्द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है जिससे अच्छा जमाव हो सके। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। किसान भाई सबसे पहले बात करेंगे कि वो कौन सी किस्में हैं जो हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में अच्छा कर सकती हैं। तो पहली जो किस्म का नाम ध्यान में आता है, 10 अप्रैल से मूंग की किस्में हैं जिसको आप लगा सकते हैं। उनमें सोना और SML 668 दो किस्में हैं। ये दोनों किस्में 60 से लेकर 70 दिनों में तैयार हो जाती हैं और जो सोना है उसकी औसत उपज 9 से 10 क्विंटल है और जो SML 668 है इसको आप किसान बंधु 15 से लेकर के 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन इससे ले सकते हैं। जो बीज की बात है किसान बंधु, तो एक विश्वसनीय स्रोत से ही बीज लेना चाहिए। बीज के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके जिले में अवस्थित हो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में संपर्क कर सकते हैं एवं अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से आप जो सरकारी एजेंसियां हैं निश्चित रूप से आपको वहाँ पे संपर्क करना चाहिए। अगर हम बीज दर की बात करें कि 1 हेक्टेयर जब लगाने जा रहे हैं, मूंग की खेती करने जा रहे हैं तो कितने बीज की आवश्यकता होगी, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। और जो बीजोपचार की बात करते हैं जिसके बिना कोई भी खेती मुझे नहीं लगती है कि करनी चाहिए, तो जो आपके पास कैप्टान है, थीराम है, इसकी 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा से बीज उपचारित करें। बीज उपचार। उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। अगर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी मेंटेन करने में सक्षम है तो उसको 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए
और किसान बंधु, एक चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि जिस वक्त आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि मूंग लगाने के अगर 15 से 20 दिन का आपके पास अगर आपका खेत है, तो उसमें आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता और 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फेट की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई, जो निकाई गुराई का कार्य है, अगर आपके पास मानव श्रम उपलब्ध है, आप निकाई गुराई करवाने में सक्षम हैं, तो 25 से 30 दिन बाद पहली निकाई गुराई अवश्य करनी चाहिए। और अगर आपके पास मानव श्रम की उपलब्धता नहीं है और आप रासायनिक विधियों से खरपतवार का नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आपको जो पेंडिमिथिलिन है उसकी 3 लीटर की मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर में जब लगाते हैं, उसके बाद और अंकुरन से पहले अगर आप छिड़काव करते हैं, तो निश्चित रूप से खरपतवारों से आपको मुक्ति मिलेगी। और हम आशा करते हैं कि आपका जो मूंग आप लगाने जा रहे हैं अपने खेती में, उससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किचन और टेरेस गार्डन में उत्पादित फल और सब्जियां हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद होती हैं और इस लाभ को देखते हुए जो भी लोग किचन और टेरेस गार्डन में सब्जियां और फलों की खेती करना चाहते हैं, तो वो इनमें से कौन कौन सी सब्जी और फलों की खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं एक प्रगतिशील महिला किसान शशिकांता शर्मा से। आजकल घर में गार्डन का नाम लेते हैं। पहले भी करते थे खेती ऐसे, घर में जितनी जगह मिलती थी उनमें, जैसे एक क्यारी में लहसुन बो दिया, एक में प्याज, जो भी धोरों में धनिया लगा दिया। ये छोटी छोटी खेतें पहले घर में ही किया करते थे। जगह की कमी की वजह से आज ये किचन गार्डन जगह ले रहा है। इसमें घर की बनी हुई सब्जियां, शुद्ध सब्जियां मिलती हैं। तो ये सब्जियां बाहर से न लेकर के और घर के गार्डन की सब्जियां इस्तेमाल करें तो हम इस जहर से बच सकते हैं। किसान भाइयों, किचन और टेरेस गार्डन में आप मौसम के अनुसार सब्जियों की खेती करें, जिससे आपको हर मौसम में साल भर सब्जियां मिलती रहती हैं। जो मौसम चल रहा है उसमें मेथी, पालक, धनिया, लहसुन, प्याज, गोभी, टमाटर, मटर और अन्य सब्जियां, सभी तरह की करीब सभी तरह की सब्जियां लगती हैं। और गर्मियों में टिंडे, टमाटर, भिंडी और कई सब्जियां, शिमला मिर्च, सभी तरह की सब्जियां लगती हैं। तो मैं तो सभी को यही राय दूंगी कि पानी आपकी सब्जी का जो फालतू किचन में जो पानी आता है, फालतू सब्जियां धोते हैं, वो पानी काम में लेकर के आप सब्जी लगा सकते हो और शुद्ध सब्जी मिलेगी। बाहर से खरीदने जाने की बजाय फटाफट सब्जी आपने घर में ही तोड़ ली और ताज़ा सब्जी तोड़ ली। इस गार्डन की तरफ मैं तो ये कहूँगी सभी विशेष जोर लगावें और ये गार्डन तैयार करें। घर में सब्जियों को आप आसानी से लगा सकते हैं। इनके लिए आपको बाजार से कोई विशेष सामान खरीदने की कोई जरूरत नहीं होती है। सब्जियों को लगाने के लिए ये आवश्यक है कि आप जिस पात्र में इन्हें लगा रहे हैं उन्हें उचित प्रकार से खाद एवं मिट्टी से भरें। तो आप किस प्रकार से इन्हें भरें, ये भी हम आपको बताते हैं। सब्जी लगाने के लिए अपने घर में कई तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो उपयोग में ली जा सकती हैं। जैसे कोई अटैची या बक्सा कुछ टूट गया हो, उसके ढक्कन, उसके नीचे का हिस्सा सब्जी में काम में ले सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी डालो, थोड़ा खाद डाल दो, उसमें सब्जी लगा दो। और बाज़ार से जैसे गमले हैं, आजकल ये प्लास्टिक की थैलियाँ आती हैं, जैसी साइज़ की चाहो वैसी मिलती है बाज़ार में, वो ला करके उनमें सब्जी लगा दें। ऐसे लगने में तो छत पे भी वैसे लग सकती है, लेकिन उससे मकान में सीलन जाने का डर रहता है। इस वजह से किसी न किसी कोई चीज़ में ही सब्जी लगावे, या इनके स्टैंड बनवा सकते हैं, स्टैंडों पे रखो, नीचे कुछ लगा करके उसके ऊपर ये चीज़ें रख करके फिर सब्जी लगा सकते हैं। मेथी, पालक, धनिया, लहसुन, ये सब्जियां तो सीधे ही बुआई कर सकते हैं इन सब्जियों की। कुछ सब्जियां ऐसी हैं
जिनकी पौध तैयार करके लगाई जाती हैं। तो इनकी पौध भी नर्सरियों में मिल जाएंगी, या आप घर में भी पौध लगा सकते हैं, पौध तैयार कर सकते हैं, और जैसा चाहो वैसी पौध आप नर्सरी में ले सकते हैं। गहराई वाली सब्जियां, उनमें जैसे गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है और मूली है। इन सब्जियों को लगाने के लिए ऐसे बर्तन काम में लें जो 6 से 10 इंच तक के मिट्टी भर सके और 6 से 10 इंच तक की सब्जी लग सके। घर के अहाते में ये जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी, करेला, खीरा, सेमफली, ये सब्जियां जो बेल वाली ऊपर चढ़ने वाली होती हैं, वो घर के अहाते में ही लग सकती हैं, और या कोई बड़ा बर्तन उपलब्ध हो तो उसमें लग सकती हैं। कई बार छत पर भी मौसम की मार ऐसी पड़ती है कि बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो सब्जियां सहन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो सहन नहीं कर सकती। इसलिए चाहो तो घर के छत पर उसकी साइज के अनुसार ये नेट भी मिलते हैं, जिस साइज़ का नेट चाहो वो नेट लगवा सकते हो, जिससे सब्जी की सावधानी, सब तरह से सावधानी हो जाए। अब इनको भरने की बात आती है तो कैसे भरे जाए। नीचे अगर जगह है तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मिट्टी भी मिल जाएगी आराम से और कोई सब्जी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर छत पे यदि लगाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। लोगों का मानना भी है कि छत पर मिट्टी कैसे लेके जाएं, छत भारी हो जाए। इस वजह से ये बहुत कुछ है जो उपाय इससे आराम से लग सकती है। इसमें क्या है, इसके लगाने के लिए तीन भाग ले लें। एक भाग मिट्टी का, एक भाग नारियल का बुरादा या लकड़ी का बुरादा, और एक भाग वर्मी कंपोस्ट। 3 भाग लेकर के इनको मिक्स करके, और चाहे तो गमलों में लगा दो, चाहे कैरी में लगा लो, चाहे ये बर्तन होते हैं उनमें लगा लो। सब्जियों को लगाते समय उचित स्थान का चयन करें ताकि सब्जियों की अच्छी वृद्धि हो सके और आपको भी अधिक उत्पादन मिल सके। इनको लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस जगह 8 से 10 घंटे की धूप लगती हो वो जगह उपलब्ध होती है। जैसे छत पे तो आराम से सारे दिन की धूप मिल जाती है, मकान की बालकनी में मिल सकती है धूप, नीचे अहाते में भी थोड़ी बहुत धूप लगती है, और ये धूप की जगह ही पर ही पेड़ अच्छे पनपेंगे और जल्दी सब्जी तैयार होगी। सब्जी लगाने के लिए ज़्यादा जोर बेडों पर ही दें, और बेड का जो बर्तन हो वो 8 से 10 इंच की गहराई हो और 1 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम। उससे क्या है कि हाथ पहुंचने में दिक्कत नहीं होती है, निराई गुड़ाई भी करते हैं, सब्जी तोड़ते भी हैं और इधर उधर हाथ भी घुमाते फिराते हैं, इससे वो आसानी से पानी भी लग जाए और सब्जी भी टूट जाए, निराई गुड़ाई भी आसानी से हो जाए। छत पर सब्जी लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको सब्जी 100% शुद्ध मिलेगी, क्योंकि ऊपर कोई कीटनाशकों का कोई वो ही नहीं होता, क्योंकि कीटनाशक ऊपर आते नहीं है और ये दवा डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती इनमें, और सब्जियां बिल्कुल शुद्ध मिलती हैं। किचन एवं टेरेस गार्डन में ऐसी सब्जियों को लगाएं जिनमें कीटों का प्रकोप कम से कम हो, और यदि कीटों का प्रकोप हो भी जाता है तो जैविक कीटनाशक दवाओं का ही प्रयोग करें। इस तरह से सावधानी रखते हुए भी कीटनाशक की अगर ज़रूरत पड़े, सब्जी में छिड़काव की स्प्रे करने की ज़रूरत पड़े, तो आप बाज़ार से रासायनिक न ला करके ऑर्गेनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें, जैसे गौमूत्र से बने हुए और या नीम से बने हुए अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, और बाज़ार में भी ये बने हुए उपलब्ध हैं। मेरा कहना आपसे यही है कि आप सुबह 10-15 मिनट अपने किचन गार्डन में टाइम लगावें और अपने परिवार के लिए अच्छी सब्जी, सेहत का ध्यान रखते हुए अच्छी सब्जी अपने घर में ही उगाएं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
लगातार फसलों में हो रहे अंधाधुंध रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हमारी खेती की मृदा का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ तो फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खेती में लागत बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी फसल की खेती के लिए बुवाई से पहले खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें और सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार उर्वरकों का इस्तेमाल करें, जिससे कम लागत में उस फसल से अधिक उपज मिल सके। तो खेत की मिट्टी की जांच किस तरह से कराएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मृदा विशेषज्ञ। आज अभी जो टाइम चल रहा है मिट्टी परीक्षण के लिए बहुत ही उपयुक्त टाइम है और मिट्टी परीक्षण बहुत ही अहम है अपने खेती बाड़ी के परिप्रेक्ष्य में। और सरकार भी, भारत सरकार हो चाहे राज्य शासन, मिट्टी परीक्षण को लेकर के काफ़ी संजीदा है। और देशव्यापी आपको मालूम है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है पूरे देश में, और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। और ये भी गुजारिश की जा रही है कि किसान बंधुओं अधिक से अधिक नमूने लेकर के विभाग के माध्यम से आप जांच कराएं, ताकि प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल सके। इसमें मुख्य रूप से मिट्टी परीक्षण में पोषक तत्वों की जानकारी कि आपके ज़मीन में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, अन्य सूक्ष्म तत्व कितने हैं, ऑर्गेनिक कार्बन का क्या है, पीएच क्या है, ये मुख्य बिंदुओं पर जनरली जांच के दरमियान हम पता लगाते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करना होता है। लेकिन हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमारी जमीन में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन कौन से पोषक तत्व ज्यादा हैं? इसकी जानकारी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं। तो इस हेतु मिट्टी का नमूना कैसे एकत्रित करें, आइए जानते हैं। अब बात करेंगे कि मिट्टी के नमूने कैसे लिए जाएं, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। तो जैसे आप 1 बीघा या 2 बीघा या 1 हेक्टेयर का नमूना आपको लेना है, तो 8 से 10 जगह आड़े तिरछे आप निशान बना लें। और निशान बनाने के पश्चात आप एक खुरपी लें, तगाड़ी लें, एक फावड़ा लें, तो 6 से 9 इंच गहरा गड्ढा आपको खोदना है। और गड्ढा खोदने के उपरांत जो ऊपर की मिट्टी साफ करके जो आपके पास जो खुरपी है उससे ऊपर से लेकर नीचे 6 से 9 इंच अंग्रेजी का वी आकार का जो आपने गड्ढा बनाया है उसका पूरा परत दोनों तरफ से लेना है। और एक गड्ढे से तकरीबन आधा किलो मिट्टी आपको एकत्रित करनी है। जैसे 8 जगह से आपने किया है तो तकरीबन 4 किलो मिट्टी आपकी इकट्ठी हो गई। फिर उस मिट्टी को आप अच्छे से मिक्सअप करके उसको फैला दें और उस मिट्टी का 4 भाग कर दें। आमने सामने के भाग को फेंक करके 2 भाग को आपस में मिला दीजिए, फिर उसको मिला करके उसको फैला दें और फिर 4 भाग करें। ये प्रक्रिया जब तक आपको अपनानी है तब तक आधा किलो मिट्टी न बच जाए। इस मिट्टी को जो आधा किलो आपने एकत्रित किया मिट्टी साफ़ सुथरे थैली में लेकर के फिर उसके बाद एक कागज़ के टुकड़ा लेकर के उसको पूरा ब्यौरा लिखना है आपको, नाम, पता, खसरा नंबर और आधार कार्ड नंबर। आजकल चूँकि शासन के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो संचालित किया है उसमें सारा जानकारी आपका लैंगिट्यूड, लैटीट्यूड, अक्षांश, देशांत का भी जानकारी ये विभाग के माध्यम से भरवाया जाएगा। लेकिन आप एक किसान बतौर ये सारी जानकारी जो भी आप दे सकते हो उससे पर्ची में लिख करके फिर आपने पिछली फसल कौन सी लगाई थी और आगे आपकी क्या योजना है उस फसल के बारे में, आपका खेत है सिंचित है असिंचित, इसका भी आपको उल्लेख करना है। और जो आपने जिस तारीख को नमूना आपने लिया है उस तारीख का वो डेट डालना है। फिर उस पर्ची को उसे थैली में डाल करके आप कृषि विभाग के माध्यम से आप प्रयोगशाला में भिजवा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने मिट्टी की जांच कराने के लिए मिट्टी का नमूना कैसे एकत्रित करें इसके बारे में जानकारी हासिल की। लेकिन आप खेत से मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ सावधानियों को अवश्य ध्यान में रखें। तो कौन कौन सी हैं वो सावधानियां, आइए जानते हैं। कुछ किसान बंधु सावधानियां हैं जो आपको मिट्टी के नमूने लेते समय ध्यान में रखने की बात है। एक तो ये है कि जिस खेत का आप नमूना ले रहे हैं वहाँ पर यदि बगदा वगैरह या उकेड़ा इकट्ठा करते हैं तो उकेड़ा वाले स्थान का चयन नहीं करना है। दूसरी बात है कि मेड़ से कम 3-4 फीट अंदर से ही आपको स्थान का चयन करना है। और साथ ही साथ ये भी सावधानी रखनी है कि जिस खेत में जहाँ पे बरसात के टाइम में पानी भरता हो, गड्ढा हो, तो गड्ढा का चयन नहीं करना है आपको। साथ ही साथ जैसे अपने खेतों के मेड़ पर, सेड़े पर पेड़ लगे रहते हैं तो पेड़ की छाया जहाँ तक जाती है तो छायादार स्थान का भी चयन आपको नहीं करना है।
तो ये कुछ प्रमुख सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो रिकमेंडेशन है, जो उसमें स्वास्थ्य कार्ड में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ही उर्वरकों का प्रयोग करें तो हमें उसका लाभ मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज जो प्रश्न हमने कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पूर्वी चंपारण के किसान राजू पटेल ने। ये बात की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो राजू पटेल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, पाट की बुआई का समय आ चुका है। पाट दो प्रकार का होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसमें एक प्रजाति है JRO 204। नवीन से इसका उपज जो है कम से कम 5 कुंटल अधिक है प्रति हेक्टेयर की दर से, और ये 110 से 120 दिन में पक करके ये कटाई के योग्य तैयार हो जाती है। इसका रेशा भी बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त होता है। दूसरी प्रजाति है JRO 8432, या हम इसको सूर्या भी बोलते हैं, सूर्या के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी उपज देने वाली है और 110 से 15 दिन में यह जो है रेशा के रूप में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जायद मक्के से भरपूर उपज के लिए कैसे करें इसकी खेती। फल तोड़ाई के बाद बेर के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।